हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम 18 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और आपने 18 फरवरी को अपना एग्ज़ाम हमें उम्मीद है कि अच्छे से दिए होंगे, जो कि पहला विषय आप सबका हिंदी का गया है और आगामी आने वाले 27 फरवरी को आप सबका फिज़िक्स का पेपर है। तो आइए हम आज महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों का चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। हमें उम्मीद है आप सभी का फिज़िक्स से बेहतरीन एक अच्छे से तैयार होगा। लेकिन आइए ज़रा देखिए कि आज के इन सभी प्रश्नों को क्या आपने तैयार किया है और यदि तैयार किया है तो आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो हम आज लेकर आ रहे हैं सभी फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में फंसने के 100% प्रबल संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। चैप्टर नंबर फर्स्ट, जैसा कि सबको पता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो फंसने की संभावना होती है, वैसे अगर हम छोटे प्रश्नों की बात करें 2 नंबर के, तो कूलाम का नियम क्या होता है ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कूलाम का नियम किसे कहते हैं, इसका सूत्र वगैरह पूछ लेता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 नंबर में पूछ लेता है, इसका मात्रक पूछ लेता है, विभव सूत्र पूछ लेता है। लेकिन हम 5 नंबर के प्रश्नों की बात कर रहे हैं, जैसा कि वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लेता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 अंक में जो प्रश्न करता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आ जाता है, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अच्छी पूछ रहा है इसी पर निरक्षी स्थिति पूछ लेता है, या तो अच्छी स्थिति या फिर निरक्षी स्थिति से प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो वैद्युत विभव आता है, अगर तीव्रता नहीं पूछा तो वैद्युत विभव पूछ लेता है। 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न फंसने की प्रबल संभावना होती है, जैसा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, या फिर निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। ये 4 प्रश्नों को तैयार रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न फंसने की प्रबल संभावना होती है। इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव या फिर निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। 4 प्रश्न। इसमें से आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं, व्यंजक कैसे पूछा जाएगा, कैसे हल किया जाएगा। तो चलिए हम जो आज का हेडिंग पढ़ने चल रहे हैं, हेडिंग होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में
वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत विद्युत के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग, अच्छा देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, इसलिए सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं कि हमारे सामने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम है ए बी, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और इनके बीच की जो दूरी है उसे हम 2L मान लेते हैं। यह है वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु। जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या लिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या है, ए बी है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसलिए सबसे पहले जब हम लिखेंगे, हम यही लिखते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी 2L है, और इनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, हमने क्या कहा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी 2L है। फिर आगे कहेंगे, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, एक सेकंड भाई, कहाँ है? एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है भाई। एक बार देख लीजिए, हमने क्या कहा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी 2L है। फिर हमने आगे कहा कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस दूरी को हम लोग मध्य बिंदु O से, चल भाई, यहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु यहां लिया P, और इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो देख पा रहे हैं फिगर में कि ये मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तो प्लस Q से यह दूरी कितनी होगी, ये वाली जो दिख रही है, अर्थात B से P तक। तो हम देख पा रहे हैं BP, जो BP होगा, R में से L को निकाल देंगे, यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी, अच्छा यहां से लेकर यहां तक R है, जो कि यह L है। अगर इस L को निकाल देते हैं तो ये दूरी क्या बचती है, R माइनस L।
इसलिए बीपी बराबर क्या हो जाएगी, आर माइनस यल। ए से पी तक की दूरी को कहूं तो एपी, एपी बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस यल। यहां तक आर है ही, पी से लेकर ओ तक आर है, मुझे ए से निकालना है, तो ए वाला एल जुड़ जाएगा, अर्थात यहां से ए जो दूरी है ये हो जाएगी आर प्लस यल। ठीक है मैम, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू के कारण पी पर निकाल लेते हैं, फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वैद्युत क्षेत्र ही कह देते हैं, इसे हम कहते हैं E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, एक सूत्र हमने पढ़ा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण, अर्थात किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पे पढ़े थे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान बीच की दूरी का स्क्वायर। उसी फार्मूले से हम प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर निकाल रहे हैं। आवेश तो हमारा Q है, बीच की दूरी जो है ये BP कह सकते हैं, अर्थात BP का स्क्वायर R माइनस यल का स्क्वायर। बीच की दूरी BP है और BP की वैल्यू कितनी है, R माइनस यल का स्क्वायर। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इसका नाम देता हूं E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान बीच की दूरी अर्थात AP का स्क्वायर, AP जो है R प्लस यल का स्क्वायर। ये फाइनली गुणा करके ये माइनस यहां पहुंचता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। अगर इसकी दिशा की बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यह किधर होगा, भाई कैसे कर रहे हो, नीचे आ जा। हाँ, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वह होगी ए है E1 B से P की ओर, तो मैं यहां दिशा लिख देता हूं BP की ओर, BP की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, इसलिए डायरेक्शन पता करना जरूरी है। तो प्लस क्यू से जब P पर निकाला तो इसकी डायरेक्शन होगी B से P की ओर, एक इंगित। लेकिन जब माइनस क्यू के कारण हम लोग निकाले तो इसकी डायरेक्शन देखिए, माइनस क्यू से P पर निकाला तो इसकी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी, P से A की ओर, अर्थात इसी पर अगर बना दूं तो A है E2 और यहां लिख दीजिए इसकी डायरेक्शन होगी P A की ओर, P A की। जब डायरेक्शन सदिश राशियों का पता कर लेते हैं तो चिन्ह का महत्व नहीं होता है और चिन्ह वहां से हट जाते हैं। तो ये रहा E2 और ये रहा E1। हम देख पा रहे हैं E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट हैं,
अब बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता। तो नीचे कह देते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर दोनों चिन्ह में विपरीत हैं और सदिश राशियों को हम देख पा रहे हैं कि क्या है, एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, इसलिए इनका जो परिणामी होगा ये आपस में घट जाते हैं, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले 1/4πε0 Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। E2 का मान 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। हल कर लेते हैं इसको। E बराबर, इसमें देख पा रहे हैं कि कॉमन है 1/4πε0 के साथ साथ Q भी कॉमन है, यहाँ बचेगा क्या 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। चलिए इसके बाद इधर लिख देते हैं E बराबर 1/4πε0 इंटू Q। इसे हल करें तो R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, भिन्नों के नियम से हल करते हैं तो R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ हो जाता है, R माइनस L का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। इसे फाइनली अगर गुणा करके हम लिखें तो Q/4πε0 A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल देते हैं तो क्या बनेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसे खोलते हैं लेकिन बगल में माइनस है, माइनस का गुणा होता जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होता है लेकिन माइनस का जैसे ही गुणा होगा ये L स्क्वायर कर देगा, माइनस 2RL होगा लेकिन माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2RL कर देगा इसको, बटे R माइनस L एक कोष्टक में और R प्लस L एक कोष्टक में, इन दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है इसलिए एक ही कोष्टक में करके हम स्क्वायर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं Q/4πε0, देख पा रहे हैं कि R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर कैंसिल, 2RL प्लस 2RL मिलकर 4RL बटे A माइनस बी एक कोष्टक में A प्लस बी एक कोष्टक में, इस फार्मूले की सहायता से A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसलिए इसको हम कह देंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और यहाँ पूरे का स्क्वायर लगा है जिस पूरे का स्क्वायर
क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 4 को अगर हम कहें तो 2 इंटू, अच्छा क्यू का गुणा भी कर लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए अच्छे से। चलो भाई मिटा ये बात, हाँ क्यू का गुणा कर देते, क्यों यार ऐसे कर रहा है, क्यू का जैसे ही गुणा करूंगा इसको मिटे, जैसे क्यू का गुणा करूंगा ये हो जाएगा 4 QRL, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। फोर क्यू आर एल को अगर हम कहें तो 2R अलग कर देते हैं और 2QL अलग कर देते हैं, पूरे का बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। और बच्चों पिछले टॉपिक में हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि चूंकि 2QL जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलवाता है, इसलिए 2QL के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, P। तो देखिएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2R तो है ही, इसको हमने क्या कह दिया, P बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। खिसक जाओ आगे, अरे कैसे जूम कर, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, परेशान कर रहा है बार बार। हाँ हमको क्या मिला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या मिला था फाइनल गुणा करके 2RP बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये जो R की वैल्यू है L की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, L का मान अत्यंत छोटा होता है, तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो ऐसे कंडीशन में L² का मान लगभग शून्य होगा। जब L² शून्य होगा तो यहाँ पर हम 0 रख देते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपान R² माइनस शून्य का होल स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP बटे R² यहाँ बचेगा और इसका स्क्वायर R⁴। R से R कट जाएगी, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R³। ये रहा अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो एक बार देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र या क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग किए क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिगर जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव का नाम AB है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में गए और R दूरी पर एक बिंदु P लिया और यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हमने देखा कि प्लस क्यू से इसकी दूरी कितनी है। जब प्लस क्यू से देख पा रहे हैं तो ये दूरी देखिए कितना है, R माइनस L। और जब माइनस क्यू से इसकी दूरी को हमने देखा तो यहां तक तो R है ही, हमने माना है, और यह L और बढ़ गया तो R प्लस क्या हो गया, L। अर्थात BP के स्थान पर हम R माइनस L जान गए और AP के स्थान पर R प्लस L जान गए। तब हमने क्या किया कि प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, अर्थात बीच की दूरी का स्क्वायर। बीच की दूरी क्या है, R माइनस L। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। R प्लस L क्या है, अर्थात बीच की दूरी कहां से, माइनस Q से। फाइनली गुणा किया, हाँ माइनस आया। वैसे सदिश राशियों में माइनस चिन्ह को हम हटा देते हैं जब उसकी दिशा को हम जान जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण इसकी डायरेक्शन किधर है, माइनस क्यू से P पर निकाल रहा था लेकिन डायरेक्शन होगी उल्टा, P से A की ओर। तो डायरेक्शन को लिखा P से A की ओर। प्लस क्यू के कारण किधर है, A से B से P की ओर। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे से घट जाएगी। तो नेक्स्ट में हमने लिखा कि अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र या क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू रखा, E2 की वैल्यू रखा, इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट किया तो देख पा रहे हैं कि हल करने के बाद आया क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर निरक्षीय स्थिति में पूछ लेता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह भी इंपॉर्टेंट है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने कहा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव पूछ लेता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पूछ लेता है। तो बच्चों इसको तैयार कर लेना इन 4 टॉपिक को। अगले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दे रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक लंबी क्लास लेकर आएंगे जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तब तक तैयार क्या रखना है आगे। अगर नेक्स्ट चैप्टर में हमें आए तो संधारित्र, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, इसको तैयार रखिएगा। प्रभावित करने वाले कारक। चलिए अगला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लिखने में टाइम जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच
जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इसी में दो टाइप का प्रश्न बनता है, परावैद्युत पदार्थ रखा हो और एक पूछ लेता है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। आंशिक रूप से क्या होता है कि पूरी तरह से नहीं भरा होता है, अर्थात आधा ही भरा होता है या कुछ ही दूरी पर भरा होता है। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, समांतर प्रेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, या यहीं पर जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर, वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन या निगमन। ओम के नियम का निगमन, इस प्रश्न को देख लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ें तो प्रश्न तो बायो शेवर्ट का नियम इंपॉर्टेंट है भाई। बायो शेवर्ट का नियम, जी सर नमस्कार, बढ़िया सर जी। थोड़ा 5 मिनट बात करें सर जी आपसे, सोएंगे तो नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है। बायो शेवर्ट का नियम, इसे तैयार रखिएगा। आगे बढ़े, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, इसमें दो नियम है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, तैयार रखिएगा। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, बच्चे इसको तैयार रखिएगा, व्हीटस्टोन सेतु। फिर आगे हम चलें तो प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो जाता है एलसीआर परिपथ। कईयों बार एक प्रश्न पूछा जाता है, पहले इसको देख लीजिए एक बार। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो या पूरी तरह से रखा हो। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन है। बायो शेवर्ट का नियम है, किरचॉफ का नियम है, व्हीटस्टोन सेतु है। अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, चलिए ठीक है, मीटर सेतु तो टॉपिक से कट गया है। हाँ, नेक्स्ट चले एलसीआर परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर में एलसीआर इंपॉर्टेंट है भाई। एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड, इसको लिख दे रहा हूं, जेड बराबर पूछता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये व्यंजक सिद्ध करने के लिए आता है कि एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड बराबर यह
सिद्ध करना होता है, या कभी कभी सीधे पूछता है एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, या कभी कभी डायरेक्ट सूत्र दे देगा, इस सूत्र का निगमन कीजिए। तो एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा, इसे मैं कोष्टक में कर देता हूं, प्रतिबाधा के लिए व्यंजक, के लिए व्यंजक। और इसी चैप्टर में लास्ट में है ट्रांसफार्मर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का पूछता है कि ट्रांसफार्मर का क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र सहित। बेटा ट्रांसफार्मर को पढ़ लीजिएगा। फिर अगर हम सेकेंड फिजिक्स में चले तो वहां पर भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही मौखिक बोल देते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जाइएगा तो वहां पर है अवतल या उत्तल गोली पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र, इसको देख लीजिएगा। और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या फिर अपवर्तन की व्याख्या, इसको देख लीजिएगा। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव टॉपिक को देखिएगा। और आगे हम बढ़े तो लास्ट का चैप्टर जो 7 से 8 अंक का पूछा जाता है, 7 अंक तो फिक्स है, कभी कभी 7 या 8 का पूछ लेता है। पीएन संधि डायोड क्या है, या कभी पी तथा एन टाइप के अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। नहीं तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है पीएन संधि क्या है, या फिर पीएन संधि क्या है, अग्रदिशिक या पश्चदिशिक के रूप में यह कैसे कार्य करता है। बेटा इसको पढ़िएगा जरूर, पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक के रूप में। फिर इसी चैप्टर में टॉपिक बनता है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, या फिर पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो आज के लिए हम इसी पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे एक लंबी सी क्लास, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा भी करेंगे, और एक जितना हो सकेगा इस पर हम व्याख्या भी करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। जो चैप्टर आप सबका कमजोर हो उस चैप्टर को कमेंट में मुझे बताइए, या कोई टॉपिक विशेष बताइए जो पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे, एक विस्तृत वर्णन कर लेते हैं। तब तक के लिए बच्चों सबको नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आगामी नेक्स्ट पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।